हेलो स्टूडेंट्स, आपके बीच डॉक्टर एन.के. शर्मा एनकेएस कैंपस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज मुगल काल का जो हम लोग का पोर्शन चल रहा है उसमें टॉपिक है जहांगीर। वास्तव में जहांगीर जो था ये अकबर का पुत्र था और कहा जाए कि इसकी जन्म के लिए यानी कि कहा जाए अकबर के काफ़ी समय तक कोई पुत्र नहीं हुआ था और बहुत चिंतित रहता था। इसके बाद उसने सलीम चिश्ती की दरगाह वहाँ पर पैदल यात्रा की और मित्रों इसके बाद सलीम चिश्ती ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जाओ अकबर, तुम्हारे एक नहीं 3 पुत्र होंगे। और मित्रों ऐसा हुआ भी कि उनका आशीर्वाद बिल्कुल सत्य हुआ और इसके बाद वो मनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी गया, वहाँ भी गया था। और कहा जाए अकबर के 3 पुत्र होते हैं। कौन कौन 3 पुत्र हैं, जरा इनके विषय में हम जानकारी दें। ये अकबर है। अब अकबर के 3 पुत्र थे, एक सलीम, दनियाल और मुराद, 3 पुत्र थे। और मित्रों याद रखना कि सलीम का नाम इसी वजह से रखा था क्योंकि सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से इसका जन्म यानी कि हुआ, तो कहा जाए इसी वजह सलीम इसने उपाधि जो धारण की थी जहांगीर की, जहांगीर की उपाधि धारण की। और ये सबसे बड़ा अकबर का पुत्र था। कहा जाए कि अकबर का सबसे बड़ा पुत्र सलीम जहांगीर, और जहांगीर का शाब्दिक अर्थ होता है कि पृथ्वी पर राज्य करने वाला। और कहा जाए जब ये गद्दी पर बैठा, और जब गद्दी पर कैसे बैठा ये भी इसके पीछे भी कई कारण थे कि जहांगीर अपने पिता के शासन काल में ही वो ये चाह रहा था कि हम बादशाह बन जाए। और कहा जाए कि एक बार हुआ ये कि जब अकबर बीमार पड़ता है तो जहांगीर ने उस समय बगावत भी की थी। और इसके बाद इसका जो जहांगीर का बेटा जो था वो भी वहाँ अपनी सत्ता के लिए दावेदारी कर रहा था। कारण ये था कि इसका जो बेटा खुसरो शाह था तो वो जो है मान सिंह का भांजा था। और कहा जाए कि अजीत कोका जो थे वो उन, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना है जरा कि मान सिंह यानी कि मान सिंह का भतीजे भांजा, अब ध्यान देना इस जगह, मान सिंह का भांजा कौन था, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो खुसरो। अब देखो पहली चीज ये कि जहांगीर के 4 विवाह हुए थे, 4 विवाह याद रखना, जरा इसके विषय में भी बता दें। और 4 क्या बल्कि 5। सबसे पहले मानबाई से होता है, मानबाई। मानबाई के बाद किससे होता है, जगत गोसाई से होता है। जगत गोसाई का नाम जोधाबाई था। बहुत लोग अकबर वाली लगा देते, जगत गोसाई जोधाबाई। ये किसकी बेटी थी, ये भी याद रखना कि ये जो थी उदय सिंह मोटा, उदय सिंह मोटा। और कहा जाए ये मारवाड़ का शासक था। कहाँ का शासक था, मारवाड़ का शासक था। इससे जन्म किसका होता है, तो ये भी याद रखना भी, खुर्रम का, पहले इसको ऊपर बता दें, खुर्रम का जन्म हुआ। अब देखो खुर्रम किससे, अब मानबाई, मानबाई की उपाधि क्या थी, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, हरकाबाई। क्या नाम, क्या उपाधि थी, तो हरकाबाई ये उपाधि है। और ये किसकी बेटी थी, तो भगवान दास की थी। किसकी, तो भगवान दास की, भगवान दास की ये पुत्री थी। ठीक है, मानबाई। तो भगवान दास का बेटा कौन था, मान सिंह, बेटा कौन था, मान सिंह। ठीक, तो ये चीज याद रखना। इससे जन्म किसका होता है, तो खुसरो शाह का होता है।
खुसरो शाह का जन्म होता है। अब इसके बाद साहिबा ए जलाल, साहिबा ए जलाल, साहिबा ए जलाल, इससे परवेज का जन्म होता है। और एक इसकी रखैल भी थी, इससे भी एक जन्म हुआ, कौन, शहरयार का। और इसके बाद मेहरू निशा, जिसका नाम नूरजहां था। क्या नाम था? नूरजहां। मित्रों एक चीज याद रखना कि मेहरू निशा, इसका विवाह पहले, सबसे पहले विवाह किसका, पहला विवाह इसके किसके साथ हुआ था? शेर अफगान के साथ हुआ था। शेर अफगान के साथ विवाह होता है। और कहा जाए शेर अफगान को जहांगीर ने एक युद्ध के लिए भेजा, और कहा जाए उस युद्ध में ये मारा जाता। तो कुल मिला के ये लोगों का मत है कि इसने षड्यंत्र किया है। तो इससे एक लाडली बेगम का जन्म होता है। याद रखना, लाडली बेगम का जन्म होता है। और इसका विवाह किससे करता है? परवेज से विवाह हो जाता। अब मित्रों एक चीज और याद रखना कि यहां पर याद रखना कि जहांगीर ने कितने विवाह किया था? मानबाई से दूसरा विवाह, जगत गोसाई से तीसरा, साहिबा जलाल से, एक रखैल से, और मेहरू निशा से। और कहा जाए कि वास्तव में जहांगीर जो था अपने खुर्रम, यानी जो खुर्रम था, खुर्रम ये जो था बहुत तेज था। तेज मीन्स ये भी राजपूत माँ के जन्म यानी कि गर्भ से जन्म लिया। और मानबाई जो थी ये भी राजपूत थी, यहाँ खुसरो शाह ने जन्म लिया। अब मित्रों याद रखना कि हुआ ये कि जब इसका जन्म होता है खुर्रम का, और यही खुर्रम आगे चल के कौन बनता है? शाहजहां। ये इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? शाहजहां की। तो ये शाहजहां की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखना कि जहांगीर ने, ये जहांगीर ने शाहजहां की उपाधि दी थी। तो मित्रों याद रखना कि ये हुआ क्या कि यहाँ दावेदारी खुर्रम भी कर रहा था, और यहाँ दावेदारी खुसरो कर रहा था। तो अब यहाँ पर खुर्रम ने जो है एक चाल ऐसी चली कि इसने जो है अपने तरफ नूरजहां को भी मिला लिया। और नूरजहां का जो पिता था, नूरजहां का जो पिता था ग्यास बेग, ग्यास बेग, आसफ खां, आसफ खां, ठीक है। और पहले तो नूरजहां लिख लो, नूरजहां, देखो कितने लोग हुए, नूरजहां, ग्यास बेग, आसफ खां और खुर्रम। और ये भी याद रखना कि अस्मत बेगम, ये अस्मत बेगम कौन थी? ग्यास बेग की पत्नी अस्मत बेगम। इन लोगों ने यानी कि नूरजहां ने, ग्यास बेग ने और आसफ खां ने और अस्मत बेगम ने साथ किसका दिया? तो खुर्रम का साथ दिया। और मित्रों यही कारण हुआ कि खुर्रम जो था ये रणनीति में सफल होता है, और जहांगीर से ये कहता है कि आपके खिलाफ बगावत कौन कर रहा है? खुसरो। और खुसरो ये चीज जान गया था। तो जब अकबर बीमार पड़ा तो खुसरो ने यानी कि सत्ता के लिए दावेदारी कर दी। क्या के लिए? अब सत्ता के लिए दावेदारी। तो दावेदारी जब की, और ये चाह रहा था कि हम गद्दी पर बैठ जाएं। ध्यान देना, ये चीज जहांगीर को जब मालूम हुई कि ये षड्यंत्र हो रहा, चूंकि अजीत कोका और इधर मान सिंह ने भी साथ दिया। मान सिंह इस वजह से साथ दे रहे थे चूंकि रिश्ते में भांजा था। मित्रों हुआ यही कि बाद में खुसरो षड्यंत्र में बेचारा फंस जाता है, और खुसरो की हत्या कर दी जाती है। और खुसरो की हत्या करने में यानी कि ये जो गुट था, इस गुट ने पूरी भूमिका निभाई।
जब वो फंस गया, बंदी बनाया गया, उसको अंधा कर दिया जाता है। इसके बाद उसने अपने पिता से खुद आग्रह किया कि आप मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो, मुझे मार दो। और मित्रों, होता वही है कि बाद में उसकी हत्या कर दी जाती है, खुसरो की हत्या कर की जाती है। और इसके बाद खुर्रम के रास्ते खुल जाते हैं। और कहा जाए, जब ये मारा जाता है तब एकांत में जाकर, हालांकि दुखी वो भी होता है, और इसकी जो कब्र है इलाहाबाद प्रयागराज में ही है, जिसके नाम से खुसरो बाग है। तो मित्रों, याद रखना कि अब जहांगीर ने भी अपने पिता से बगावत अंतिम समय में, यानी कहा जाए 1602 में बगावत कर दी थी। और 1602 में जहांगीर ने अकबर के सबसे विश्वास पात्र जो थे, यानी कि जो कहा जाए कि अबुल फजल, कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल की हत्या 1602 में कौन करवा देता है? जहांगीर के इशारे पर। जहांगीर के इशारे पर वीर सिंह बुंदेला, कौन मारता कौन है? वीर सिंह बुंदेला। तो वीर सिंह बुंदेला किसको मारते हैं? तो याद रखना, अबुल फजल की हत्या वीर सिंह बुंदेला ने की थी। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। और किसके इशारे पर की? तो जहांगीर के। मित्रों, इससे अकबर बहुत दुखी हुआ, यानी कि अकबर बहुत दुखी हुआ। लेकिन अकबर करता क्या? क्योंकि अकबर के दो बेटे, यानी कि याद रखना कि दनियाल और मुराद, ये दोनों बेटे जो है अधिक मद्यपान करने के कारण मृत्यु हो जाती है। अब बचता है जहांगीर अकेले। तो अब जहांगीर अकेला बचा था, उसका वो फायदा उठा रहा था। तो जहांगीर ने जब बगावत की, इसके बाद इसको कुछ लोगों ने समझाया कि भाई उत्तराधिकारी तो बाद में आप ही होंगे, क्यों अपने पिता के खिलाफ बगावत कर रहे हैं। तो इसके कुछ बुद्धि आई, और इसके बाद इसने गलती मानी और पिता से अपने सिजदा पैबोस की रस्म की। ले करने के बाद अकबर ने इसे माफ कर दिया। ठीक है, अकबर ने माफ कर दिया। और कहा जाए, बाद में अकबर की जब 1605 में, यानी कहा जाए कि 1605 में अकबर की जब मृत्यु होती है, तब ये जहांगीर सिंहासन पर बैठता है। ठीक है, तो याद रखना, ये सलीम जो था, सलीम जहांगीर, ये 1605 में, 1605 अक्टूबर में बैठता है। ये 5 अक्टूबर 1605 में ये गद्दी पर बैठता है। और कहा जाए, गद्दी पर बैठने के बाद इसने कई चीजें की थी। जैसे कि कहा जाए, इसने यानी कि न्याय के लिए जंजीर की व्यवस्था की थी। जंजीर जिसमें 60 घंटियां लगी थी। ये न्याय के लिए जंजीर, कोई भी पीड़ित व्यक्ति अगर होता था, यहाँ याद रखना, यानी कि कोई पीड़ित व्यक्ति अगर न्याय चाहता था तो इस जंजीर को खींचता था। और खुद यानी कि बादशाह के पास ये सूचना पहुंचती थी कि कोई फरियादी आया है जो मदद के लिए। तो ये चीज़ याद रखना। और कहा जाए कि इसने जो है, इसी के समय, सलीम के समय, यानी कि जहांगीर के समय, अब जहांगीर के समय देखो, दो चीजें याद रखना कि इसने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। काहे की उपाधि दी शाहजहां को? मतलब खुर्रम किसकी उपाधि दी? तो शाहजहां की उपाधि दी थी। ठीक, और शाहजहां को उपाधि देने के बाद इसने आसफ खां की बेटी, आसफ खां की बेटी से इसने विवाह किया था, जिसका मुमताज नाम, उपाधि जो थी मुमताज, यही मुमताज,
यानी कहा जाए खुर्रम के विवाह करता है। और जहांगीर के समय देखो, 2-3 चीजें याद रखना, बहुत पूछा जाता है कि मेवाड़ के साथ लंबे समय से एक, यानी कि क्या हो रहा था, ईर्ष्या चली आ रही थी। अब देखो युद्ध हो रहे थे, लंबे समय से युद्ध चलते आ रहे थे। अब यहाँ पर इसने मित्रता में बदल दिया। ठीक है, मित्रता में कैसे बदलना ये भी बता दें कि यहाँ पर हुआ क्या कि जो महाराणा प्रताप थे, महाराणा प्रताप, तो महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में, हल्दी घाटी के युद्ध में जब पराजित होते हैं, और कहा जाए जब पराजित होने के बाद इनका जो बेटा था मान सिंह, अमर सिंह, सॉरी, अमर सिंह, अमर सिंह जो बेटा होता है, इसी के समय यानी कि कहा जाए जहांगीर की इनसे मित्रता हो जाती है। और एक इसने अपना सेवक भेजकर इनसे संदेश भेजा कि अगर आप मुगल बादशाह यानी कि जहांगीर की मित्रता को स्वीकार करते हैं तो आप अपने राज पर स्वतंत्र रूप से व्यापार या अपने राज पर शासन कर सकते हैं। ये चीज हुई, तो यहाँ पर यहाँ संबंध बन जाते हैं। दूसरी चीज, लंबे समय से यानी कि मराठों से जो ईर्ष्या चली आ रही थी वो भी इस समय संबंध अच्छे हो गए। और कहा जाए कि मराठों के समय, याद रखना कि इस समय जब संबंध सही होते हैं तो उमरा वर्ग में शामिल होने वाला, उमरा वर्ग में शामिल होने वाले मराठा, यानी कि कहा जाए शिवाजी के पिता को उमरा वर्ग में शामिल कर लेते हैं। ठीक है, उमरा वर्ग में शामिल किया और इन्होंने मनसब भी दिया, तो यह भी चीज याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। दूसरी चीज, इसी के समय अंग्रेजों का, यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछा गया, अंग्रेजों का देखो यहाँ पर आगमन होता। अब आगमन कैसे हुआ था कि सबसे पहले कैप्टन हाकिंस को, कैप्टन हाकिंस को 1608 में जेम्स प्रथम का दूत बनकर किसके दरबार में आया था, जहांगीर के दरबार में। जहांगीर के जब दरबार में आता तो मित्रों कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जहांगीर से मुलाकात कहाँ की थी इसने, यह भी क्वेश्चन आया है। तो याद रखना कि सूरत के बंदरगाह पर तो अपना जलबेड़ा उतारा था, सूरत बंदरगाह पर अपना जलबेड़ा उतारा। इसके बाद वहां से ये चला कहाँ आया, आगरा आया, और आगरा में ही जहांगीर से भेंट हुई थी, जहांगीर से भेंट हुई थी। लेकिन जहांगीर उस समय था कहां पर, तो मित्रों याद रखना उस समय अजमेर में उपस्थित था। अजमेर में यानी कि मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह गया हुआ था, और वहां से जब वापस आता है आगरा, और इसके बाद यानी कि हाकिंस उससे मिलता है, आगरा में भेंट होती है। और कहा जा हाकिंस को 400 का मनसब दिया, और वो मनसब कहाँ दिया जाता है, तो गुजरात में दिया गया। ठीक है, गुजरात में मनसब भी दिया और बहुत प्रभावित हुआ। और कहा जाए इसने ये कहा था कि आप जाके सूरत में फैक्ट्री लगा लो, लेकिन उस समय अनुमति तो दे दी, लेकिन वहाँ पर पुर्तगालियों और अन्य लोगों का विरोध होने के बाद इसने वापस ले ली थी। और कुछ समय बाद यानी कि पुनः फिर इसके बाद इसको अनुमति देता है कि जाइए। जब यहाँ पर फैक्ट्री कहाँ लगती है, तो सूरत में फैक्ट्री लग जाती है। तो ये भी याद रखना कि पहली अंग्रेजों की फैक्ट्री सूरत में लगती है। और इसके बाद कैप्टन हाकिंस के बाद कहा जाए कौन अगला कौन आया था, सर टॉमस रो आया था, सर टॉमस रो। तो याद रखना जब सर टॉमस रो आया तो कहा जाता है कि ये
3 वर्ष यानी कि 1615 में आता और 3 वर्ष रहा था, यानी कि 2 वर्ष 11 माह। ध्यान देना, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। ठीक, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन ये उसके दरबार में रहा। अब इसके विषय में, खुसरो के विषय में पूछा जाता है कि वास्तव में ये सर थॉमस रो के, कि सर थॉमस रो जब आया तो इसने मुलाकात कहाँ की थी, तो ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, सूरत में तो इसने जलबेड़ा उतारा अपना। ठीक, सूरत में जलबेड़ा उतारा, और ये कहा जाता है सूरत से ये कहाँ गया था, अजमेर। कहाँ गया था, तो अजमेर में मुलाकात की थी। तो इसने अजमेर में मुलाकात की, और यहाँ पर अंग्रेजों को यानी कि व्यापार करने, फैक्ट्री लगाने की अनुमति मिल जाती है। और जहांगीर के समय ही तंबाकू यानी कि खेती प्रारंभ हो जाती है। जहांगीर के समय, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। जहांगीर सबसे ज़्यादा रुचि किस में रखता था, तो चित्रकारी में। किसमें रुचि रखता था, चित्रकारी में। अब देखो, चित्रकारी का स्वर्ण काल कहा गया है। इसके समय क्या कहा गया, चित्रकारी का स्वर्ण काल। यानी कि वास्तु मित्रों याद रखना कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसके समय कहा जाता है, तो जहांगीर के समय कहा जाता। जहांगीर ने खुद ये कहा था, यानी कि जहांगीर ने क्या कहा था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका हाथ, चाहे उसका चेहरा, चाहे उसकी आंखें, कुछ भी बना देगा, और मैं ये देखकर बता दूंगा कि ये चित्रकारी किसकी है, ये चित्रकारी किसकी है। तो ये भी इसने कहा था। और कहा जाए इसके समय, यानी कि बिशनदास, है ना, तो बिशनदास ये सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। ठीक है, सर्वोत्कृष्ट चित्रकार बिशनदास। तो ये इससे खुद कहा था कि वास्तव में मुझे जितना चित्रकला में रुचि है, इतनी मुझे किसी में नहीं है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें इसके समय स्वर्णकाल कहा जाता है। और कहा जाए कि इसी ने अपने बेटे को मरवा दिया था, और जहांगीर का लाहौर में, यानी कि सादरा के पास, यहीं इसका मकबरा है। और इस मकबरे को किसने बनवाया था, तो याद रखना, नूरजहां ने। किसने बनवाया था, तो नूरजहां ने बनवाया था। और अनारकली से बहुत प्यार करता था। जो अनारकली थी, अनारकली, इससे भी बहुत ये प्यार करता था, अनारकली से। ठीक है, तो जहांगीर के समय वास्तव में अंग्रेजों ने भारत में फैक्ट्री लगाना प्रारंभ कर दिया था। और कहा जाए कि पहला ऐसा बादशाह जिसने अनुमति प्रदान किया कि आप लोग यहाँ व्यापार करिए, अपने उद्योग धंधे बढ़ाइए, फैक्ट्री लगाइए, ऐसा करने वाला जहांगीर था। और मित्रों याद रखना कि जहांगीर जो था, मद्यपान में ज़्यादा रुचि रखता था, यानी कि इसे सबसे प्रिय मद्यपान यानी शराब पीता था। और हुमायूं के पूछा जाए तो अफीम ज़्यादा खाता था। और मित्रों याद रखना कि जहांगीर ऐसा मुगल बादशाह कौन था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी, अपनी खुद की आत्मकथा, अपनी आत्मकथा इसने लिखी थी। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उस आत्मकथा का नाम क्या था, तुझके ए जहांगीरी। तुझके जहांगीरी, यानी कहा जाए 17 वर्ष तक का इतिहास मिलता है। ठीक है, और 17 मोतमिद खां, यानी कि इसमें 2-3 लोगों ने काम किया। फिर मोतमिद खां ने 17 वर्ष के बाद इतिहास चालू किया था। 17 वर्ष के बाद इसने, यानी कि 19 वर्ष तक का लिखा। फिर मोहम्मद हादी ने, यानी कि तुझके जहांगीरी को पूरा किया था। तुझके जहांगीरी को पूरा मोहम्मद हादी ने किया था। मित्रों ये चीज़ याद रखना। ठीक है, तो ये है जहांगीर के विषय में जानकारी। वास्तव में जहांगीर से
अक्सर एक क्वेश्चन बनता है, एक दो क्वेश्चन कभी कभी, कि मुगल बादशाह ऐसा कौन हुआ जिसने आत्मकथा लिखी, ये भी क्वेश्चन बनता है। दूसरी चीज कि इसने अपने बेटे को भी मरवाया और इसकी पत्नी मानबाई थी, उसको हरकाबाई की उपाधि दी थी, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि मानबाई ने आत्महत्या किया, ये भी एक क्वेश्चन बना है कई बार कि आत्महत्या यानी कि जहांगीर की कौन पत्नी थी, कौन सी पत्नी ने आत्महत्या किया था। तो याद रखना मानबाई, किसने? मानबाई ने। अब मानबाई ने क्यों? क्योंकि इसका जब बेटा मारा जाता है खुसरो, तो बहुत दुखी रहने लगी थी। और खुसरो को मरवाने में पूरा षड्यंत्र किसका था? तो खुर्रम का था। किसका था? खुर्रम का। अब एक चीज और याद रखना कि जहांगीर ने, यह भी क्वेश्चन बना कई बार है, कि जहांगीर ने जब खुसरो को आशीर्वाद किसने दिया था? अपना आशीर्वाद दिया और शरण भी दी थी। तो याद रखना कि गुरु यानी कि गुरु गोविंद सिंह, सॉरी गुरु अर्जुन देव ने अपना आशीर्वाद दिया था। और ये 5वें गुरु थे। कौन से गुरु थे? 5वें गुरु थे। और जो 10वें गुरु हैं वो तो औरंगजेब के समय की बात है। तो गुरु अर्जुन देव ने अपना आशीर्वाद किसको दिया था? खुसरो को दिया था। मित्रों, यही कारण हुआ कि गुरु अर्जुन देव को इन्होंने इतना ज़्यादा हर्जाना बोल दिया कि आपको 5 करोड़ रुपया देना पड़ेगा, आपको इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, ऐसी कई शर्तें रख दी। लेकिन उनने कोई शर्त स्वीकार नहीं की। और यही कारण है कि अर्जुन देव को ग्वालियर के किले में कैद कर दिया जाता। कहाँ के किले? तो ग्वालियर के किले में इन्हें कैद किया जाता है और बाद में इसके बाद इनको फांसी दी जाती है। तो मित्रों याद रखना, इनको फांसी दी गई थी। गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी जाती है। और कहा जाए लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया। और मुगलों के और सिखों के यानी कि इसी जगह से संबंध खराब होते हैं। यानी कि कहा जाए कि मुगलों और सिखों के संबंध किस समय खराब हुए? तो याद रखना कि अर्जुन देव, अब अर्जुन देव का जो बेटा है हरगोविंद, जब इनको फांसी दी जाती है तो वो रोने लगता है कि पिता अब क्या होगा, आपके बिना हम कैसे रह पाएंगे। बहुत दुखी होता है और वो बगावत करता है। लेकिन पिता ने ये समझाया कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि शासन सत्ता सब इन्हीं के हाथ में है, तुम्हें धैर्यपूर्वक काम लेना है और आज के बाद अपने को शक्तिशाली बनाना है। और कटार, जैसे कि अब कहा जाए कि अस्त्र धारण करके सबसे पहले कौन बैठा? तो हरगोविंद बैठे थे। मित्रों याद रखना कि ये चीज अर्जुन देव ने कहा तुम अपने एक शक्तिशाली बनाओ। और इसके बाद उन्होंने हथियार यानी कि रख के और अपने पास यानी तब गद्दी पर बैठे, यानी कि पहली बार, ये चीज याद रखना। और इसी समय गुरु अर्जुन देव यानी कि हरगोविंद के समय मदपान यानी कि लोग क्या करने लगे? मदपान यानी कि मदपान और यानी कि मांस खाना चालू कर दिया। इस समय अपने को स्ट्रांग मजबूत बनाना, तो इस समय इन्होंने चालू कर दिया। और कहा जाए कि अर्जुन देव ने अपने बेटे से ये कहा था कि कभी भी डरना नहीं, इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए अगर कभी भी कहें तो युद्ध करना, प्राण दे देना, लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार न करना। और मित्रों ये कहानी सिर्फ वहीं से नहीं समाप्त होती है, ये आगे ऐसा चला आता है। और कहा जाए कि उस समय गुरु गोविंद सिंह जो 10वें थे, उनके समय औरंगजेब ने भी ऐसा किया कि उनके 4 बेटे थे, लेकिन 4 बेटे 2 युद्ध में शहीद हो गए और 2 दीवार में चुनवा दिए जाते हैं, लेकिन इस्लाम धर्म स्वीकार नहीं किया था। तो मित्रों आज की क्लास ये जहांगीर से रही।
और जहांगीर के विषय में जो चीज़ें और होंगी कल आप लोगों को और बताया जाएगा, ठीक है। तो जहांगीर के विषय में याद रखना। और कल मेरी पुनः आपको दूसरी क्लास मिलेगी और कल की जो क्लास होगी बहुत ज़बरदस्त क्लास होगी। कल इसका यानी कि मुगल काल का जो बचा हुआ पोर्शन जहांगीर का है उसको भी बताएंगे और इसके बाद हम लोग शाहजहां में प्रवेश करेंगे, यानी कि शाहजहां औरंगजेब के विषय में बताएंगे। वास्तव में देखा जाए कि जहांगीर का जो बेटा खुर्रम जो शाहजहां के नाम से बैठता है, शाहजहां जो बैठा इसके 14 संतानें हुई, लेकिन 14 संतानों में 7 ही संतानें जीवित बची थी, ये चीज याद रखना। तो अर्जुमंद बानो बेगम जिसे मुमताज महल की उपाधि देता है, कौन देता है? औरंगजेब, शाहजहां देता है। और औरंगजेब उसी का बेटा था। और कहा जाए जैसा शाहजहां ने किया वैसा ही शाहजहां के साथ भी होता है, कि शाहजहां के साथ भी छल कपट हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि इसका जो बेटा है औरंगजेब, और कहा जाए औरंगजेब ने अंतिम समय में जब वो बुजुर्ग होता है तो अपने पिता को खुद कैद करता है, और कैद करने के बाद यानी कि कुछ समय बाद जो इसका भाई दारा शिकोह था, बड़ा भाई, उसको औरंगजेब मरवा देता है। और ये सब घटनाएं शाहजहां के जीवित रहते हुए उसने देखी। वही नहीं, 2 और बेटों को मरवाता है और इसके बाद औरंगजेब गद्दी पर बैठता है। लेकिन मित्रों याद रखना, जो जैसा करता है उसको वैसा जरूर मिलता है, क्योंकि जैसा औरंगजेब ने किया वैसा औरंगजेब के समय भी हुआ था। औरंगजेब के समय क्या हुआ कि उसके 3 बेटे थे, बेटे 4 थे। एक तो दक्षिण भारत चला जाता है ना, तो वो अकबर था, उसी के पीछा करते हुए वहाँ पहुँचता है। बाद में उसके 3 बेटे, यानी कि उसको बाद मरवा देता। 3 बेटे और होते हैं। जो 3 बेटे और थे वो कौन? मुअज्जम, आजम, कामबख्श। कहा जाए पहला ऐसा इतिहास में बादशाह हुआ जो अपनी वसीयत लिख के मरा था कि मेरे बेटों में झगड़ा ना हो, क्योंकि गलत तो कर चुका था। उसे तो लग रहा था कि जो मैंने किया है निश्चित मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है, वसीयत लिख के मरा। लेकिन मित्रों याद रखना कि इसके बाद भी होने को कौन टाल सकता है, हुआ वही जैसा इसने कभी सोचा नहीं और वही हुआ। और मित्रों याद रखना कि तीनों बेटों में युद्ध होता है और मुअज्जम जो है अपने 2 भाइयों को मारकर सत्ता प्राप्त करता है। तो ये है कहानी। जब इसको सिस्टम से पूरा हम बताएंगे आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। मेरा प्रयास भी है कि आप लोगों को इतिहास को एज ए स्टोरी टाइप में पढ़ा दिया है, कहानी टाइप में पढ़ो। इतिहास को कभी बोझ मत समझो। इतिहास बहुत सरल विषय है, लेकिन कुछ लोगों की हमने ये सुना है कुछ लोगों के द्वारा कि इतिहास मुझे याद नहीं होता। याद करने वाला कोई विषय नहीं है, इसे समझने की है ज़रूरत। तो इसको आप लोग समझिए और प्रयास रहेगा कि इतिहास आप लोगों को हम यहीं पर बिल्कुल अच्छे से तैयार करा देंगे। अभी हम लोग की बहुत जल्दी टेस्ट सीरीज चालू हम लोग करेंगे, ठीक है। जो लोग नेट जेआरएफ वाले हैं, टीजीटी पीजीटी वाले हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं, अभी जीआईसी का भी फॉर्म आने वाला है, एलटी ग्रेड का आने वाला है, तो वो लोग इतिहास को बहुत अच्छे से पढ़ें। क्योंकि ये जान लो कि अगर इतिहास में अगर एक बार पकड़ बना ली तो ये भूलने वाला जल्दी से नहीं है। आप पकड़ बनाइए। और बहुत सी मेरे पास कोडिंग भी है, वो कोडिंग बाद में लास्ट में देंगे जब हमारा पूरा बैच समाप्त हम कर लेंगे। तो कल हम लोग का शाहजहां वाला टॉपिक होगा, औरंगजेब वाला होगा, ठीक है। तो कल हम लोग पुनः फिर मिलते हैं।